Hello friends, this is Akash and you're watching Akash Talks. So today we will discuss about the history of Afghanistan. So let us discuss. Afghanistan. When the Taliban first ruled Afghanistan. می آمدن کارمی کردن تفریح The میرفت United States withdrew the last of its troops from Afghanistan. Military mission is over. Why Afghanistan is so much importance? ज़्यादातर यहाँ पे ना तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ना ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, ज़्यादातर बंजर भूमि है और ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं। फिर भी अफगानिस्तान सुपर पावर्स के लिए ज़्यादातर ये इतना महत्व क्यों रखता था और हर कोई इसे कब्जाना क्यों चाहता था, आइए हम देखते हैं। जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे हो, अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है। अफगानिस्तान बीच में एक बफर स्टेट्स की बना हुआ है, एक टाई जंक्शन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में। अगर आपको इन इलाकों से ट्रेड करना ही है तो अफगानिस्तान बीच में पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी कि एक लैंडलॉर्ड कंट्री होने के बावजूद भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड सिग्निफिकेंस रखता था। और ये एक लैंड ब्रिज भी है ऑयल और गैस पाइपलाइंस के लिए। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसका इतिहास। यह है अहमद शाह दुरानी। 18th सेंचुरी में इन्होंने अफगानिस्तान के जितने भी कबीला इलाके हैं उनको एक करने की कोशिश करी। ये इंडिया में तो एक विलन के रूप में देखे जाते हैं, पर अफगानिस्तान के लिए एक बहुत अच्छे ये मतलब वहाँ के फाउंडर या फादर जो भी आप बोल सकते हैं ये थे। उसके बाद आते हैं मोहम्मद दोस्त खान। इनको एक्चुअल में अफगानिस्तान का फाउंडर बताया गया है और इनका शासन 1923 से 1863 तक बीच में रहा है। अफगानिस्तान के ज़्यादातर उस टाइम जो अहमद शाह दुरानी नहीं कर पाए वो इन्होंने कर दिया और इन्होंने ज़्यादातर अफगानिस्तान के जितने रीजन थे उनको एक करा और अपना काबुल के अंदर एक एमिरेट भी इन्होंने बना दिया। पर मोहम्मद खान 1863 में मर गए। उसके बाद दोबारा से कंट्री अनस्टेबल हो गई इनके, क्योंकि जितने भी सक्सेसर थे उन्होंने आपस में ही सत्ता के लिए उनमें वो छिड़ गई लड़ाई। उसके बाद दोस्त मोहम्मद खान के बीच में ये बफर स्टेट बन के उभरा है अफगानिस्तान, एक ग्रेट गेम जिसमें कि रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में बार बार जंग होती रहती थी। इसको हम किसी तरह अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले, क्योंकि ये कब्जे में आने का मतलब ये था कि एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट ये इनमें से कोई सुपर पावर अपने पास रखती है जिससे कि उनको एक एडवांटेज मिलता। अब हम देखते हैं कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने चक्कर में ब्रिटिश ने फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर भी लड़ा जिसमें कि ब्रिटिशर्स हार गए। दूसरे में ब्रिटिशर्स को कामयाबी मिली और उनका थोड़ा बहुत अफगानिस्तान के ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ। पर जैसे कि 1919 में आते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है और ब्रिटिशर्स का ज़्यादा ध्यान इधर था नहीं और ना ज़्यादा पैसा मौजूद था ना ज़्यादा फौज थी ब्रिटिशर्स के पास। तो थर्ड एंग्लो अफगान भी करते हैं अमानुल्लाह खान के नेतृत्व में, जिसमें भी ब्रिटिशर्स हार जाते हैं और 1919 में ये अफगानिस्तान ब्रिटिशर्स की पॉलिटिकल हेजेमनी से अलग हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट कंट्री उभरता है जून 1926 में अमानुल्लाह खान के नेतृत्व में। और अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान को एक मोनार्की डिक्लेयर कर देते हैं, एक एमिरेट नहीं, और अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। और ये एक मॉडर्नाइजेशन अफगानिस्तान में लाते हैं जिसमें कि एक सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लाते हैं और वुमेंस का बुर्का वो भी ये उतार देते हैं। और इन्होंने कई कोएड स्कूल भी अफगानिस्तान में स्टार्ट करे। पर इतने अच्छे रिफॉर्म्स होने के बावजूद भी वहाँ की सोसाइटी अफगानिस्तान की थोड़ी सी ट्रेडिशनल है, तो इनको ज़्यादा इनके रिफॉर्म्स उनको पसंद नहीं आए और इनको विरोध सामना करना पड़ा और अमानुल्लाह खान ने अपनी गद्दी छोड़ दी। और उसके बाद एक स्क्वाकिस्ट फोर्स जिसको हबीबुल्लाह कलाकानी ने लीड करा था, ये इनको सत्ता से इन्होंने हटा दिया। उसके बाद इनके ये कज़िन आते हैं मोहम्मद नादिर शाह, इन्होंने कालाकानी को हरा दिया और अपनी सत्ता इन्होंने स्थापित की। उसके बाद जहीर शाह आते हैं, ये नादिर शाह के बेटे थे, 19 साल का लड़का, ये अफगानिस्तान का राजा बन जाता है। इनके टाइम में अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा स्टेबल रहा है और 1973 तक इनका शासन अफगानिस्तान में चला है। और इसी दौरान ही यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज किया और इनको एक बीमारी हो जाती थी हो गई थी, तो ये अपना इलाज कराने के लिए इटली चले गए। उस टाइम जब ये इटली पहुंचते हैं तो इनके एक जो जनरल थे वे बहुत प्रो सोवियत थे और इन्होंने इनकी सत्ता से इनको बेदखल कर दिया। सोवियत के ये बहुत चहेते लीडर थे मोहम्मद दोस्त खान और इन्होंने उस कम्युनिस्ट देश की सहायता से यहाँ पे इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस लेना चाहा अफगानिस्तान में और इन्होंने भी सोशल रिफॉर्म्स और शुरू करे। ज़्यादातर वुमेंस को एक ज़्यादा अधिकार मिले उसके लिए भी इन्होंने किया। पर इनकी खुद की पार्टी में एक इनफाइटिंग इतनी थी, सोवियत ने अपने कई एडवाइजर्स भी भेजे कि इनकी इनफाइटिंग रुक जाए, पर वो रुकी नहीं और एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। ये अप्रैल 1978 का कू और ये तराकी साहब हमारे सत्ता में आ जाते हैं
नूर मोहम्मद तरकी हैं, ये PDPA का है कि जनरल सेक्रेटरी बनते और मोहम्मद दाऊद खान को ये सत्ता से हटा देते हैं। और ये प्रो सोवियत थे, ये मॉस्को भी जाते रहते थे कई बार। ये लास्ट टाइम मॉस्को ही गए थे वहाँ के सोवियत से अपने एडवाइजरी लेने के लिए कि किस तरह से हम वहाँ अफगानिस्तान में ये सब हो रहा है। और इन्होंने वहाँ पे सोशल सिम्बॉलिक और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स भी करी। जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म जब इन्होंने किए तो वहाँ के अफगानिस्तान के जो ज़मींदार थे, बड़े बड़े लोग थे, वे इनके खिलाफ़ हो गए और इसकी वजह से वहाँ पे अनरेस्ट और स्टेट ऑफ सिविल वॉर भी हो गया। ये मॉस्को में थे उस टाइम। और मॉस्को से जब जैसे ये आए थे तो इनके जो ये अमीन साहब है, इन्होंने जैसे पता करा कि अब ये वापस आने वाले, तो इनको एयरपोर्ट पे इन्होंने मरवा दिया। और ये खुद वहाँ के पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के खुद जनरल सेक्रेटरी बन गए। ये ज़्यादातर प्रो US नेता थे। और अब सोवियत संघ को लगा कि ये अब प्रो US कंट्री अफगानिस्तान बन जाएगा और ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो अब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को इसमें इन्वेट कर दिया। आइए हम देखते हैं सोवियत अफगान वॉर जो 1979 में स्टार्ट हुआ। सोवियत आर्मी ने अफगानिस्तान को 1979 में इन्वेट कर दिया। जैसे ही सोवियत आर्मी आई तो उन्होंने वहाँ पे सत्ता संभाली और इसको ज़्यादातर स्टेबलाइज करने की कोशिश करी और अमीन साहब को इन्होंने मरवा दिया। इसके रेस्पॉन्स में यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और बहुत सारे मुस्लिम देशों ने इनका विरोध किया कि ऐसे सोवियत संघ गलत कर रहा है, पर सोवियत संघ ने किसी की न सुनी और ये अपना इन्वेजन वहाँ चालू रखा। उसके दौरान अमेरिका ने और सऊदी ने बहुत ज़्यादा पैसा दिया अफगानिस्तान को पाकिस्तान के थ्रू कि जिससे कि सोवियत का ये इन्वेजन क्रश हो गए, क्योंकि इस टाइम कोल्ड वॉर का एरा भी था। और उन्होंने इसमें एक स्टिंगर मिसाइल दी। इन स्टिंगर्स मिसाइल ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई वॉर में। जो सोवियत के जो ज़्यादातर हेलीकॉप्टर थे ये इनको डिस्ट्रॉय करने में इसने बहुत ज़्यादा मदद करी। इसमें करीबन 2 लाख लोग मारे जा चुके सोवियत संघ के इन्वेजन में और 6 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए। हैवी बॉम्बार्डमेंट हुआ, विलेजेस डिस्ट्रॉय हो गए, सब कुछ हो गए। अफगानिस्तान की दरअसल ज्योग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पे कोई भी जब सुपर पावर आती है तो बहुत जल्दी से उनके शहरों को कब्जा कर लेती है, पर उनके गाँवों को कब्जा नहीं कर पाती, क्योंकि ज़्यादातर गाँव उनके पहाड़ी इलाकों में हैं जहाँ पे पगडंडियाँ हैं, सड़कें नहीं हैं। तो ये सब जाके वहीं छुप जाते थे जितने मुजाहिदीन वगैरह सब थे। या पाकिस्तान के जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो एक गढ़ बना हुआ था, यहीं से अफगानिस्तान को ये US वगैरह सब हेल्प करते थे। ये मुजाहिदीन वहीं से जाकर ट्रेनिंग लेकर आते थे। उस टाइम की लैंड माइन्स जो थी सोवियत आर्मी को रोकने के लिए, इनके टैंक उड़ाने के लिए, वो आज भी इतने लैंड माइन्स वहाँ बिछाए गए हैं कि आज भी वो लैंड माइन्स वहाँ पर मिल जाती है और कोई ना कोई अफगान नागरिक उससे घायल हो जाता है या कोई अपंग हो जाता है, कुछ हो जाता है। अब अफगानिस्तान में सोवियत आर्मी तो थी, अब उन्होंने वहाँ पे क्या एक सोशल इफेक्ट क्या किया, जो पहले ज़्यादातर ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर था जो वहाँ के कम्युनिटी लीडर्स या धर्मगुरु के हाथ में था, अब वहाँ पावरफुल वॉर लॉर्ड्स बन गए। ये वॉर लॉर्ड्स हैं जो ये रॉकेट लॉन्चर उठाए फिर रहे हैं और उन्हें वहाँ की सोसाइटी का एक हैवी मिलिट्राइजेशन भी किया। वहाँ पे आम लोग भी आपको देख सकते हैं कि बंदूक उठाए फिर रहे हैं। सोवियत संघ को 1989 विड्रॉल करना पड़ा वहाँ से। सोवियत संघ जो समझ में आ गया कि अब हम इस देश में ज़्यादा टिक नहीं सकते, यहाँ हमारी आर्थिक हालत भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। तो सोवियत ने जाते जाते मोहम्मद नजीबुल्लाह की सरकार वहाँ स्थापित कर दी, पर ये सरकार ज़्यादातर मुजाहिदीन के सामने इसने घुटने टेक दी और 1992 में सरकार कोलैप्स हो गई। तो हम देखते हैं 1992 से लेके 2001 तक अफगानिस्तान में था। अब जितने भी मुजाहिदीन ग्रुप्स थे जो सोवियत सेना के खिलाफ लड़ रहे थे, ये अब आपस में इनमें इनफाइटिंग शुरू हो जाती है कि अब हम कौन अफगानिस्तान की सत्ता पे हासिल करेगा। और इसमें सबसे पावरफुल ग्रुप तालिबान का था। पश्तून भाषा में तालिब को बोलते हैं स्टूडेंट्स और बान को मतलब यूनियन, तो ये एक स्टूडेंट्स की यूनियन थी। इन्होंने ज़्यादातर अफगानिस्तान के जो कंधार सिटी थे और ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बड़ा इलाका 1996 तक इन्होंने काबू में कर लिया और एक एमिरेट इन्होंने घोषित कर दिया अफगानिस्तान में और बना लिया। इनको पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, UAE ने इनको समर्थन दिया और इनको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज भी कर दी। अब 1996 में तालिबान तो अफगानिस्तान में आ गया, पर तालिबान के शासन से वहाँ के अफगान के लोग खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने इस्लाम का एक बहुत ही कट्टर कानून है, इस्लामिक शरिया लॉ वहाँ पे लागू कर दिया, जिससे कि बहुत ज़्यादा अफगान लोग इस कानून के खिलाफ थे और बहुत ज़्यादा ब्रूटलिटी अफगानिस्तान के लोगों पर इस कानून के द्वारा करी गई। सबसे ज़्यादा तो ब्रूटलिटी औरतों के खिलाफ हुई। या आप जैसे फ़ोटो में देख सकते हैं, सरेआम कोड़े मारना, सरेआम बंदूक से किसी को मारना, ये सब था। तालिबान के शासन में जो UN फूड सप्लाईज भी भेजता था तो अफगानिस्तान में, वो भी ये रोक लेते थे। और ये एक स्कॉर्च अर्थ ही इनके पास पॉलिसी थी। ये स्कॉर्च अर्थ क्या होता है, अपने दुश्मन को जरा सा भी एडवांटेज न लेने दो और पूरे इलाके को तहस नहस कर दो, चाहे उस इलाके में कितनी फर्टाइल लैंड हो, कितने घर हो, सब कुछ तहस नहस कर दो।
और फाइनली 2001 में यूएस अफगानिस्तान को इन्वेड करता है और तालिबान को सत्ता से हटाता है। अब हम देखते हैं यूएस इन्वेड्स अफगानिस्तान। अब यूएस की वैसी कोई अफगानिस्तान से कोई ऐसी ज़्यादा दुश्मनी तो थी नहीं, पर फिर भी यूएस की क्या लेना है। ये शख्स देखते हैं ओसामा बिन लादेन, ये प्राइम सस्पेक्ट था 9/11 हमले में, और इसने जब यूएस को पता चली कि इसने अफगानिस्तान में शरण ली हुई है और अपना अलकायदा का नेटवर्क ये अफगानिस्तान से चलाता है, तो इसने अफगानिस्तान को उस टाइम साथ सकते हैं मुल्ला उमर, ये तालिबान के लीडर थे। अब अमेरिका ने इनको सबूत भी दी कि इन्होंने हमारे यहाँ हमले कराए हैं, आप इनको हमें सौंप दो, तो मुल्ला उमर ने इनको सौंपने से बिल्कुल मना कर दिया। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया। ज़्यादातर अफगान नागरिकों ने इसको इन्वेजन को सपोर्ट किया और यूएस और यूके ने बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग करी अलकायदा के कैंप्स पर और तालिबान शासन का अंत हुआ और एक वहाँ इंतरिम सरकार बनाई, टेम्परेरी सरकार हामिद करजाई के नेतृत्व में अफगानिस्तान में बनी। हामिद करजाई ने ज़्यादातर देश के लोगों को जोड़ने का काम किया, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाए वहाँ पे और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी अडोप्ट करा गया 2004 में और अफगानिस्तान का नया नाम मिला है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, ये उसका फ्लैग है। और 2014 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं और अशरफ गनी वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। पहली बार अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली ट्रांसफ़र हुई है। अब इन सब बीच में तालिबान फिर से सिर उठाने लगा। ये जो पाकिस्तान का एरिया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस, ये फिर भी इनका दोबारा से गढ़ बना और ये वहाँ से ही अपने अटैक्स अमेरिकन फोर्स पर लॉन्च करते थे और जैसे अमेरिकन फोर्स रिटेलिएट करती थी तो ये दोबारा उस एरिया में जाके छुप जाते थे। यानी कि पाकिस्तान ने जब भी इन लोगों का साथ दिया, पहले भी सोवियत के टाइम में भी और अब अमेरिका के टाइम में भी। और अब नेटो फोर्सेस ने क्या किया, अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ट्रेन करना शुरू कर दिया और अपने सब कम्बैट ऑपरेशन अफगानिस्तान में रोक दी और ये फुल सिक्योरिटी अफगान गवर्नमेंट को दे दी और इनके लिए ये एडवाइज़र बन के रहते थे जिससे कि फाइट अगेंस्ट तालिबान जारी रहे। जैसे आप देख सकते हैं कि 1,40,000 इनके पीक थे नेटो के फोर्सेस 2011 में, जो 2018 में 16,000 रह गए। इनका ज़्यादातर काम अभी 16,000 का ये था कि अफगानिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनको ट्रेन करना, उनको एडवाइस करना। अब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं अमेरिका में और उनको देखते हैं कि यार हमें तो इस देश में कुछ मिला ही नहीं, हमारे करीबन $2 ट्रिलियन खर्च हो गए, हमारे लोग मर गए, पर हमें यहाँ भी सफलता नहीं मिल पा रही। तो उन्होंने सीक्रेटली यूएस तालिबान ने डील करी कतर में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को फेयर में ना लेते। उस एग्रीमेंट के हिसाब से यूएस ने अपने एयर अटैक्स ज़्यादातर अफगानिस्तान ने बंद कर दी। इन एयर अटैक्स की वजह से अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स को एज मिलता था तालिबान के खिलाफ और वो एज इनको मिला नहीं। यूएस सीक्रेटली अफगानिस्तान से भागने की कोशिश कर रहा था और तालिबान ने काबुल को वापस से रीन कर लिया। अब हम देखते हैं सेकंड तालिबान एरा कैसे। जैसे कि नेटो ट्रूप्स ने ऐलान किया कि अब हम यहाँ से अफगानिस्तान से छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि अब अफगानिस्तान ने हमारा कुछ रहा नहीं है, ना ही हमारा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एकदम इमीडिएट फैसला लिया कि हमें यहाँ से निकलना है। ना तो उन्होंने अपने हथियार उठाए ना कुछ उठाए। ये जैसे आप हम भी देख सकते हो, ये अफगानिस्तान की सड़कों पर ऐसे घूम रही है अफगानिस्तान, मतलब कि पता नहीं क्या जल्दी थी यूएस को यहाँ से निकलने की, समझ में नहीं आया। और अफगानिस्तान ने धीरे धीरे तालिबान ने धीरे धीरे सारी इनकी जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स अमेरिका ने जो बनाई थी वो धीरे धीरे कोलैप्स कर गई और 15 अगस्त 2021 को एक बहुत बड़े एरिया में तालिबान ने अपना कैप्चर कर लिया। इसमें हुआ क्या, इसमें 2.6 मिलियन अफगान्स रिफ्यूजी बन गए, 4 मिलियन लोग इंटरन डिस्प्लेस हो गए और तालिबान के सुप्रीम लीडर थे हबीबुल्लाह अखुंजा, ये इन्होंने तालिबान की सत्ता संभाली है। अब हम देखते हैं तालिबान तो अमेरिका तो चला गया, तालिबान के साथ सत्ता आ गई। अब क्या हुआ, क्या इंटरनेशनल ने इनके ऊपर क्या कहा, इंटरनेशनल वर्ल्ड ने तो ये बोला कि यूनाइटेड नेशन ने इसको अपना तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया। यूएस और यूजुअली इनको अफगान फॉरेस्ट रिजर्व को सीज कर दिया और इनके ऊपर यूएस और उनके एलाइज ने इंटरनेशनल सेंसस लगा दिए। वेस्टर्न नेशंस ने ज़्यादातर जो ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को देते थे वो इन्होंने बंद कर दी। वर्ल्ड बैंक IMF ने अपनी पेमेंट होल्ड कर दी। इसके अवसर क्या हुआ कि अफगानिस्तान की जो 4 करोड़ जनता थी उसमें से आधी जनता बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज को फेस कर रही है। आज ह्यूमन राइट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में इकोनॉमिक और बैंकिंग क्राइसिस आया हुआ है। अफगानिस्तान में क्या है, हाईएस्ट इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स भी है यहाँ पे सबसे कम, क्योंकि इतनी हॉस्पिटल सुविधा नहीं है, इतना कुछ नहीं है, तो एक
लोवेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी है। ज़्यादातर पॉपुलेशन हंगरी है क्योंकि पैसा इनके पास अब रहा नहीं है, सरकार चलाने जो पैसा था वो सब सेंसस में चला गया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़्यादातर बना था वो सब बर्बाद हो गया लड़ाई के कारण। तो ये तालिबान का इतिहास है और आप देख सकते हैं कि कैसे एक युद्ध वो एक पूरे देश को ख़त्म कर सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।